हेलो इंजीनियर्स, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए कह रहा है एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है जो कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्विस यूज़ कर रहा है और को करेंटली यूज़र रिक्वेस्ट को वो चला रहा है। क्या ये प्रेफरेबल है कि हम लोग थ्रेड यूज़ करें प्रोसेस की जगह उस सिस्टम में? अगर है तो मतलब रीज़न दीजिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं जो कि सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्विस यूज़ कर रहा है और को करेंट उसका यूज़र रिक्वेस्ट वो ले रहा है, तो जनरली हम लोग प्रेफर करेंगे थ्रेड यूज़ करना प्रोसेस की जगह। और क्यों करेंगे? तो उसके ये सारे पॉइंट हैं क्यों का आंसर। पहला, लोअर ओवरहेड। थ्रेड जो होता है वो बहुत सारा होता है और प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसको थ्रेड कहते हैं। तो हम लोग अगर ओवरऑल ओवरहेड जो होता है वो कम हो जाता है थ्रेड में प्रोसेस के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिखा हुआ है थ्रेड्स आर मोर लाइट वेट। थ्रेड जो होता है वो ज़्यादा लाइट वेट होता है कंपेयर टू प्रोसेस। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड विद इन द सेम प्रोसेस टिपिकली फास्टर। एक पूरे प्रोसेस को हम लोग मैनेज कर रहे हैं और इस प्रोसेस को टुकड़ों में डिवाइड करके फिर उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जो हम लोग टुकड़ों में डिवाइड करके मैनेज कर रहे हैं वो ज़्यादा फास्ट होगा, मोर मेमोरी इफिशियंट होगा कि उसका साइज छोटा हो गया, और सेपरेट प्रोसेस हम लोग को क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम वेयर न्यूमरस यूजर रिक्वेस्ट नीड टू बी प्रोसीड साइमल्टेनियसली। बहुत सारा रिक्वेस्ट एक साथ प्रोसेस करने के लिए थ्रेड जो होता है बहुत सही होता है क्योंकि वो पूरे ओवरहेड को कम कर देता है। उसके बाद हमारा शेयर्ड मेमोरी। थ्रेड्स विद इन दी सेम प्रोसेस शेयर मेमोरी स्पेस। एक प्रोसेस में का थ्रेड जो होता है वो मेमोरी स्पेस को शेयर करता है जो कि इसको ईजियर बनाता है डेटा को शेयर करने के लिए और रिसोर्स को आपस में वो लोग शेयर कर लेता है। इन एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम को करेंट यूजर रिक्वेस्ट ऑफन नीड टू एक्सेस एंड अपडेट शेयर डेटा। अक्सर ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है वो शेयर डेटा को एक्सेस करने का ज़रूरत पड़ता है और थ्रेड जो होता है एक प्रोसेस का वो डेटा और मेमोरी को शेयर करता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थ्रेड्स में। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो होता है थ्रेड्स में ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद है हमारा फास्टर कम्युनिकेशन। थ्रेड जो होता है इंटर थ्रेडेड कम्युनिकेशन जनरली फास्टर देन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो बड़े बड़े प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस प्रोसेस का एक पार्ट इस प्रोसेस के एक पार्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा सही है और ज़्यादा फास्ट है। सॉरी, वेन यूज़र रिक्वेस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जब यूज़र को कोऑर्डिनेट या एक्सचेंज करना होता है इन्फॉर्मेशन को, तो थ्रेड जो होता है ज़्यादा इफिशियंटली यूज़ करता है और लेटेंसी को कम करता है और रेस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है हमारा सिंप्लीफाइड डिज़ाइन। यूजिंग थ्रेड विद इन अ सिंगल प्रोसेस। थ्रेड हम लोग यूज़ करके किसी सिंगल प्रोसेस में सिंप्लीफाई कर देते हैं सिस्टम के डिज़ाइन को, जिससे उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। विथ प्रोसेसेस यू वुड नीड टू मैनेज सेपरेट मेमोरी स्पेस। प्रोसेस के लिए हम लोग को अलग से मेमोरी स्पेस मैनेज करना पड़ता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने के लिए, जिससे हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद फिर अगला है हमारा स्केलेबिलिटी। थ्रेड बेस्ड सिस्टम्स आर ऑफन मोर स्केलेबल, मतलब कि उसको एक एक्सटेंड तक बढ़ा सकते हैं। यू कैन क्रिएट एंड मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड विद इन अ सिंगल प्रोसेस। एक सिंगल प्रोसेस में हम लोग एक लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिस जो हमारा हैंडल करने में एक हाई वॉल्यूम ऑफ को करेंट यूजर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए आसान होता है। रिसोर्स इफिशियंसी। थ्रेड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल डिस्क्रिप्शन। शेयर थ्रेड जो होता है वो कुछ चीज़ों को शेयर करता है जैसे फाइल डिस्क्रिप्शन को और ओपन नेटवर्क कनेक्शन को। शेयरिंग मिनिमाइजेज रिसोर्स वेस्टेज। शेयरिंग से क्या होता है कि रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो जाता है, जिससे हम लोग को बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है किसी भी सिस्टम में, जहाँ पे यूजर जो है सेंट्रलाइज डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सिंक्रोनाइजेशन। When working with thread, synchronization mechanism like mutexes, semaphores, and condition variable can be used to manage access shared resources. शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग सेमाफोर देख चुके हैं। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होता है ये सब, और ये सब को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। दिस सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स आर मोर फाइन टू ग्रैंड एंड एफिशिएंट फॉर थ्रेड कंपेयर टू प्रोसेस। प्रोसेस से कंपेयर में ये सब थ्रेड के साथ ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो समरी में हम लोग बोल सकते हैं किसी भी सेंट्रलाइज एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए को करेंट यूजर रिक्वेस्ट जहाँ पे आता हो, थ्रेड जो यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर होगा सिंगल प्रोसेस यूज़ करने से, और ज़्यादा प्रेफरेबल होगा क्योंकि ये लोअर करता है ओवरहेड, इफिशियंट रिसोर्स शेयरिंग और फास्टर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ होता है थ्रेड में। उसके बाद फिर 4 का बी का क्वेश्चन क्या है? 4 के बी का क्वेश्चन है, 1 मिनट।
4 का भी, कंसीडर अ रनिंग सिस्टम, a system running 10 input output bound task, 10 input output bound task है और 1 CPU bound task है, और assume करना है कि input output bound task और an input output operation जो करता है करता है हर एक मिली सेकेंड पे, एंड दैट इच इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक 10 मिली सेकेंड टू कम्प्लीट, 1 मिली सेकेंड पे एक टास्क करता है और उसको करने में 10 मिली सेकेंड लगता है। ऑल्सो अज्यूम दैट द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवर एट 0.1 मिली सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक प्रोसेस को हटा करके दूसरा को लाने में जो टाइम लग रहा है उसका 0.1 मिली सेकेंड है, और सारा प्रोसेस जो है रन कर रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन राउंड रॉबिंग शेड्यूलर है। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि टाइम क्वांटम जब हमारा 1 मिली सेकेंड हो, और दूसरा है जब हमारा टाइम क्वांटम 10 मिली सेकेंड हो। जब हमारा टाइम क्वांटम 1 मिली सेकेंड होगा, with a very short time quantum of 1 millisecond, the CPU scheduler will perform frequent context switches. This is because after 1 millisecond it will preempt. जब हमारा टाइम क्वांटम 1 मिलीसेकेंड, और राउंड रॉबिंग में क्या होता है कि जितना टाइम क्वांटम होता है उतने ही देर के लिए चलाता है, उसका प्रिमिटिवली इस प्रोसेस को हटा, जैसे 2 मिलीसेकेंड है, 2 मिलीसेकेंड के लिए इस प्रोसेस को चलाएगा सीपीयू में, फिर प्रिमिटिवली मतलब क्या फोर्सफुली इस प्रोसेस को यहाँ से हटा देगा, दूसरा प्रोसेस शेड्यूल करेगा जो कि फिर से 2 मिलीसेकेंड के लिए चलेगा। तो हमारा यहाँ पे टाइम क्वांटम 1 मिलीसेकेंड है, मतलब 1 मिलीसेकेंड के लिए ही सारा प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। और हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच में जो टाइम लग रहा है 0.1 मिलीसेकेंड लग रहा है। हियर अ रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन ये होगा कि हमारा सीपीयू बाउंड टास्क जो होगा वो रिलेटिवली लो सीपीयू को यूटिलाइज कर पाएगा, क्योंकि उसको हर 1 मिलीसेकेंड पे उसको इंटरप्ट कर दिया जाएगा। तो द इनपुट आउटपुट बॉन्ड टास्क हैव इवन लोअर सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हमारा इनपुट आउटपुट बॉन्ड टास्क जो होगा, जिसको इनपुट आउटपुट करना होगा, तो उसको बार बार बहुत कम उसको सीपीयू यूटिलाइज कर पाएगा वो, क्योंकि हर 1 मिलीसेकेंड पे उसको हटा दिया जाएगा और फिर उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए भी जाना होगा। तो इसको ये फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस से अगर हमारा 1 मिलीसेकेंड है तो। उसके बाद देखते हैं 10 मिलीसेकेंड के लिए। तो 10 मिलीसेकेंड में क्या है कि सीपीयू बॉन्ड टास्क विल हैव हायर सीपीयू यूटिलाइजेशन। 1 मिलीसेकेंड में जब हम लोग हटा दे रहे हैं उससे ज़्यादा होगा कि हम लोग 10 मिलीसेकेंड में हटाए, तो मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली भी यूज़ कर पाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 1 मिलीसेकेंड जो टाइम क्वांटम है ना, द सीपीयू यूटिलाइजेशन इन दिस केस विल बी हायर, मतलब 10 मिलीसेकेंड में हायर होगा 1 मिलीसेकेंड में, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच कम होगा। ओवरऑल जो इतनी सारी चीज़ें लिखी, इसका मतलब यही है कि अगर हम लोग टाइम क्वांटम ज़्यादा लेते हैं तो हमारा प्रोसेस मान लो कि 200 मिलीसेकेंड में ख़त्म होने वाला है, और हम लोग राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग यूज़ करें, इसमें टाइम क्वांटम है 10 मिलीसेकेंड। तो अगर हम लोग 10 मिलीसेकेंड वाला लेते हैं तो ये कितने देर में ख़त्म हो जाएगा हमारा प्रोसेस, कितने राउंड में, मान लो कि कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे ये हम लोग अगर पता करते हैं तो 20 कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे, हर 10 मिलीसेकेंड पे इसको हटा दिया जाएगा। तो और अगर हम लोग 1 मिलीसेकेंड में 200 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और रिसोर्सेज होगा। तो हम लोग का बेटर क्या है कि हम लोग 10 मिलीसेकेंड वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। यही था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। उसके बाद हमारा 5 का एक क्वेश्चन है, क्लियरली जस्टिफाई व्हाई डेडलॉक्स कैन नॉट अराइज इन बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिस्टम। बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर सिस्टम में हमारा डेडलॉक क्यों नहीं अराइज होता है। चलिए देखते क्यों नहीं होता है। Deadlock doesn't typically arise in bounded buffer producer consumer system because the system is structured, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया है कि वो एक भी डेडलॉक का नेसेसरी जो कंडीशन होता है 4, उनमें से किसी को भी वो फुलफिल नहीं करता है। अ बाउंडेड बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट साइज बफर, एक फाइनाइट साइज बफर जो कि क्यों होता है, उसमें प्रोड्यूसर ऐड करता है आइटम को और कंज्यूमर रिमूव करता है आइटम्स को। और डेडलॉक क्यों नहीं होता है तो उसका रीज़न यहाँ है। पहला, लिमिटेड रिसोर्स रहता है, इनफाइनाइट रिसोर्स रहता नहीं है जो डेडलॉक आएगा। इन अ बाउंडेड बफर सिस्टम देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज विच इज़ बफर इटसेल्फ विथ अ फिक्स्ड साइज। बफर या फिर क्यू जो हमारा होता है वो फिक्स साइज का होता है, तो फाइनाइट कैपेसिटी होता है, तो वो एक परमानेंट होल्डर ऑफ रिसोर्सेज नहीं बन सकता है। It cannot become a permanent holder of resources. This is one of the necessary condition for deadlock. वो permanent holder बन नहीं सकता, infinite resources उसके पास है नहीं, एक limited resources ही रहता है, इसलिए इसमें डेडलॉक अराइज नहीं होता है। दूसरा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी माना जाता है डेडलॉक का। डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो डेडलॉक होगा ही होगा, चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी होगा तो डेडलॉक होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, इन अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिस्टम एक्सेस टू द बफर टिपिकली प्रोटेक्टेड बाय सम फॉर्म ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब क्या कि अगर कोई एक प्रोसेस R1 रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो ये दूसरे प्रोसेस को अलॉट नहीं होगा,
लाइक लॉक्स और सेमाफोर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मस्ट एक्वायर दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है जिससे बफर को एक्सेस करने के लिए। दिस माइट क्रिएट कंटेंशन फॉर एक्सेस टू द बफर, इट डजेंट लीड टू डेडलॉक। ये डेडलॉक को लीड नहीं करता है। इस तरह से ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बैठाता है कि दोनों एक बार में एक ही आदमी एक रिसोर्स को यूज़ कर पाता है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रिम्प्टेड। प्रिम्प्टेड मतलब क्या कि अगर हमारा कोई प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको फोर्सफुली हटा देना। प्रिम्पशन मतलब फोर्सफुली। इन अ बाउंडेड बफर सिस्टम इट इज जनरली फिजिबल टू प्रिम्प्ट अ टास्क दैट होल्ड अ बफर स्लॉट इफ़ नेसेसरी। अगर किसी टास्क को हटाना है फोर्सफुली तो अगर वो नेसेसरी है तो हटा देगा हमारा बाउंडेड बफर सिस्टम। इफ अ टास्क इज ब्लॉक्ड वाइल ट्राइंग टू इंसर्ट एन आइटम इनटू अ फुल बफर और रिमूव एन आइटम फ्रॉम एन एम्प्टी बफर, इट कैन बी पुट इन अ ब्लॉक्ड स्टेट एंड लेटर अवेकेंड व्हेन द बफर हैज अवेलेबल स्लॉट। अगर कोई टास्क है हमारा, या तो कोई हमारा फुल बफर में किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस को डालना है या फिर एम्प्टी बफर में से किसी प्रोसेस को निकालना है, जो कि पॉसिबल दोनों केस में नहीं है, तो क्या करेगा कि उस टास्क को वो ब्लॉक स्टेट में भेज देगा और लेटर उसको अवेकर करेगा जब हमारा बफर में अवेलेबल स्लॉट हो या फिर आइटम हो। प्रिम्पशन इंश्योर दैट रिसोर्स आर नॉट हेल्ड इंडेफिनिटली। प्रिम्पशन ये चीज़ इंश्योर करता है कि रिसोर्स जो है कोई एक प्रोसेस जो है किसी एक रिसोर्स को इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं एक्सेस करके रखा हुआ है। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रैटेजी। In a bounded buffer system, a well-designed resource allocation strategy is used. Producer and consumer interact with the buffer based on certain rules. Producer consumer जो होता है वो बफर से इंटरेक्ट करता है एक सर्टेन रूल के बेसिस पे, जिससे है ना रिसोर्स एलोकेशन बाउंडेड बफर को करना एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वो रिसोर्स एलोकेट करता है, जिससे हमारा जो होता है डेडलॉक नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, अब प्रोड्यूसर में ब्लॉक इफ़ द बफर इज़ फुल। प्रोड्यूसर जो है ब्लॉक कर देगा अगर बफर फुल है तो वो एक्स्ट्रा प्रोसेस को ऐड नहीं करेगा, और कंज्यूमर जो है वो ब्लॉक कर देगा अगर बफर एम्प्टी है तो वो एक्स्ट्रा आइटम को नहीं निकालेगा उसमें से। इस स्ट्रैटेजी से इंश्योर होता है कि हमारा रिसोर्स जो है वो इस वे में एलोकेट किया गया है कि सर्कुलर वेट जो है अवॉइड हो जाए, और एक भी डेडलॉक का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिस्टम में डेडलॉक नहीं आया। उसका सेकेंड है कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप दैट आर शेयर्ड बाय द 3 प्रोसेस। एक सिस्टम है जो कि 4 रिसोर्स एक टाइप का यूज़ कर रहा है, 4 रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइप, और इसको 3 प्रोसेस शेयर कर रहा है। तो बताना है कि एट each of which needs at most 2 resources, और सारा प्रोसेस को at most 2 रिसोर्सेज चाहिए। तो बताना है कि ये सिस्टम डेडलॉक फ्री होगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है यहाँ देखते हैं हम लोग। हमारा सिस्टम है, उसमें क्या है, 4 रिसोर्सेज है, 3 प्रोसेस है, ठीक है, P1 P2 P3। पहला प्रोसेस को 2 रिसोर्स चाहिए, मान लो R1, पहले सबको एक एक रिसोर्स अलॉट कर देते हैं R4। तो कह रहा है क्या कि सबको एट मोस्ट 2 रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए हर प्रोसेस को। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि इसमें डेडलॉक कभी नहीं आएगा। अब डेडलॉक कैसे नहीं आएगा, तो डेडलॉक ऐसे नहीं आएगा कि P1 है उसको 2 रिसोर्सेज मिल चुका है तो ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो ये जब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो ये R1 और R4 दोनों रिसोर्स को फ्री कर दिया। अब P2 मान लो कि R1 रिसोर्स ले लिया तो फिर P2 का कंप्लीट हो गया, तो अब हमारे पास R1 R2 R4 तीनों रिसोर्स फ्री हो गए, तो फिर P3 रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ ना हमारा साइकिल बन रहा है, ना हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब डेडलॉक का कोई सा भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, और हमारा जो है तीनों प्रोसेस आराम से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहा है, तो इसमें डेडलॉक नहीं आएगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 बैच जॉब्स है जिस A to E, जिसमें एक कंप्यूटर सेंटर, ओवरऑल ये जो है हमारा शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, और इसमें A to E प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। ये बस टाइम दिया हुआ है 15, 9, 3, 6, 12, और देर प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज दिए हुए हैं 6, 3, 7, 9, 4, और लोअर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू, और ये चीज़ लिखा हुआ है, ये पॉइंट नोट करने की बात है कि हायर प्रायोरिटी में लोअर वैल्यू, जैसे कि हमारा सबसे कम वैल्यू क्या है 3, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम लोग पहले रेडी क्यू बना लेते हैं। रेडी क्यू, 0 पे कौन सा प्रोसेस आया है? कोई नहीं आया है। तो 0 से लेकर के कब तक खाली है हमारा? 0 से लेकर के 3 तक खाली है, कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। उसके बाद फिर 3 पे हमारा आया है सी, तो यहाँ गया हमारा सी। सी कितने देर के लिए चलेगा? सब नॉन प्रीम्प्टिव है तो फोर्सफुली हम लोग नहीं हटा सकते। तो 3 पे आया है और इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो ओवरऑल 6 तक चला हमारा सी। उसके बाद फिर 6 पे कौन सा आया है? डी। डी का बर्स्ट टाइम है 6, तो 12 तक चला हमारा डी। 12 पे कौन सा आया है? नहीं, 12 से पहले 9 पे आ चुका है बी, तो पहले बी चलेगा। बी का बर्स्ट टाइम है 9, 9 to 11, 21 तक बी चला। 21 तक में अब कौन सा बचा? अब ई चलेगा। ई में है 12 है बर्स्ट टाइम, तो 12, 20, 33, सॉरी 33। उसके बाद ई के बाद अब बचा कौन सा है? ए। ए चलेगा हमारा 15, 538, 314, 48 तक। तो ये था हमारा रेडी क्यू। अब इसमें हम लोग कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम है हमारा ए का 48, बी का है हमारा 21, सी का है 6, डी का है 12 और ई का है 33। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। जब तक हमारा वैकेंट था रेडी क्यू तब तक वैकेंट है, उसके बाद हमारा जो पहले प्रोसेस आया उसको पहले सर्व किया गया है, और फिर नॉन प्रीम्प्टिव है नेचर में तो बस टाइम जितना है उतना हम लोग ऐड करके और लिखते जाएंगे, और ये हो गया हमारा कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो हम लोग यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम लिख लेंगे, और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो फिर उसको यहाँ पे लिख लेंगे। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो इसको ऐड करके और डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो ये था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले हम लोग रेडी क्यू में डालेंगे और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, जो सबसे पहले आएगा पहले वही एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, अगर हम लोगों ने रेडी क्यू बना के कंप्लीशन टाइम निकाल लिया है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो हम लोग आराम से, आप लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, 0 to 3 वैकेंट रहेगा। 3 पे हमारा कौन सा प्रोसेस है? सिर्फ सी आया है, तो अब सी को हम लोग को चलाना ही होगा। सी का बस टाइम कितना है? 3, तो 6 तक सी चल देगा। उसका 6 पे हमारा कौन सा प्रोसेस? सिर्फ डी आया है, लो भाई सिर्फ डी चलेगा। डी का बस टाइम है 6, मतलब ओवरऑल डी चल जाएगा 12 तक। उसके बाद फिर हमारा कौन सा है? 12 तक कौन सा प्रोसेस आ गया है? तो 12 तक बी आया है और ई आया है। इसमें बस टाइम कम किसका है? तो बी का है, तो पहले बी चलेगा। बी का बस टाइम है 9, 21 तक बी चला। उसके 21 तक अब कौन सा आ चुका है? तो ए बाकी है और ई बाकी है। बस टाइम कम किसका है? ई का, तो अब ई चलेगा हमारा 33 तक। उसके बाद आया है हमारा ए आया है और इसका बस टाइम है सबसे ज़्यादा, तो सबसे लास्ट में चलेगा हमारा ए, और हो जाएगा 8, 314, 48 तक। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ ए 48, कंप्लीशन टाइम ऑफ बी 21, कंप्लीशन टाइम ऑफ सी 6, कंप्लीशन टाइम ऑफ डी 12, कंप्लीशन टाइम ऑफ ई 33। तो आप लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, वेटिंग टाइम निकाल लेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब हम लोग फर्स्ट वाला जो था हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वो वाला अब लास्ट में देखेंगे। ये ए नंबर जो है हमारा 6 का ए, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वाला बाकी है। हम लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर लिया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर लिया, अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये दिया हुआ है कि लोअर वैल्यू जो है उसका हायर प्रायोरिटी है। हायर प्रायोरिटी मीन्स क्या हुआ? हमारा सबसे लोएस्ट कौन सा है? 3, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे बी का है, बस यही इसका मतलब है। तो हम लोग इसका रेडी क्यू रेडी कर लेते हैं। तो रेडी क्यू में सबसे पहले 0 से 3 हमारा रेडी क्यू है वैकेंट, कोई सा भी प्रोसेस नहीं है। उसके बाद फिर सिर्फ बी प्रोसेस आया है, तो ये चलेगा। इसका बस टाइम है 9। ओह, बी का बस टाइम 9 था। बाकी सब में आप इसको ठीक कर लीजिएगा, शायद मैंने गलत कर दिया है। 9, 3, 12 तक चला हमारा बी। उसके बाद फिर
सॉरी, बी नहीं आया है, सी आया है। एक मिनट, तो हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का बना लेते हैं। हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का रेडी क्यू बनाते हैं। 0 to 3 वैकेंट रहेगा। 3 पे कौन सा प्रोसेस आया है हमारा, सी, तो सी चलेगा। सी का बस टाइम कितना है, 3, तो 6 तक सी चला। 6 पे कौन सा प्रोसेस आया है, डी, तो डी चलेगा, हमारा बस टाइम है 6, 12 तक। उसके बाद डी के बाद 12 पे कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, तो 12 पे बी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, ई भी आ चुका है। तो फिर हम लोग चलाएंगे कौन सा, जिसका प्रायोरिटी जो होगा, नहीं 12 तक ए नहीं आया, ए 15 पे आया है, तो बी आया है और ई आया है, तो किसका प्रायोरिटी कम है, तो बी का प्रायोरिटी 3 है और ई का 4 है। लोअर वैल्यू हायर प्रायोरिटी मतलब बी, बी को हम लोग रन करवाएंगे। बी का बस टाइम कितना है, 9, 9, 12, 21। उसके बाद बी के बाद है हमारा 21, 21 तक ए आ चुका है, ई आ चुका है। प्रायोरिटी ज़्यादा किसका है, ऑब्वियसली ई का है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है कम है, तो ई हमारा चलेगा। इसका बस टाइम है 12, 213, 112, 23। उसके बाद फिर ए, इसका बस टाइम है 15, 531, 38, 538, 213, 38। तो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा हमारा, ये पहले वाला कंप्लीशन टाइम लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। तो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा हमारा ए का 38, बी का हो जाएगा 21, सी का हो जाएगा हमारा 6, डी का 12 और ई का 23। अगर कोई सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको हमारा प्रोसेस समझ में आ चुका है किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ है तो, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, और हम एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।